गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन पेपर 2024-25 का। ये पेपर केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन का है और ये आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम पैटर्न समझ आ जाए। टोटल मार्क्स 80 है और टाइम 3 आवर्स। पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 21 एमसीक्यूज है, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स और सेक्शन सी में लॉन्ग 8 मार्क्स क्वेश्चंस। प्लस हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और मैक वर्क भी कवर करना है। तो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरी ऑफ एनमर्कर इज एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग टू सिटीज। अब ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से है। एनमर्कर उरुक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। स्टोरी के हिसाब से उन्होंने अपने एक मैसेंजर को दूर दराज के एक शहर भेजा था लैपिस lazuli और प्रीशियस मेटल्स लाने के लिए। वो दूसरा शहर कौन सा था? वो था अरत्ता। एनमर्कर का कनेक्शन सुमेर, जहां उरुक सिचुएटेड है, और अरत्ता से है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुमेर अरत्ता। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रोमन एम्पायर और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जुड़े सवाल। चलिए एक एक करके इनके आंसर्स और लॉजिक समझते हैं। क्वेश्चन 2 आस्क्स टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कल्चर। ऑप्शन है हमारे रेड लेडी हेड, वर्का हेड, लड़का हेड और स्त्री सर। तो स्टूडेंट्स, ये इमेज बहुत ही फेमस है। ये मेसोपोटामिया की वर्का हेड है जो उरुक शहर में मिली थी। इसे लेडी ऑफ उरुक भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्का हेड। फिर आता है विच रोमन एम्पायर डिसाइडेड टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। ऑप्शंस हैं हमारे अगस्टस, कॉन्स्टेंटीन, एनास्टेसियस और नेरो। यहाँ ध्यान देना है कि क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाला पहला बड़ा एम्पायर कॉन्स्टेंटीन था। उसने 4th सेंचुरी में इससे ऑफिशियल स्टेटस दिलाने में बड़ा रोल निभाया था। फिर एक क्वेश्चन है हमारा रोमन करेंसी का। आइडेंटिफाई द गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टेंटीन weighing 4.5 grams. Is it the denarius, solidus, ड्रेसल और एम्फोरा? कॉन्स्टेंटीन ने करेंसी रिफॉर्म किया था। सिल्वर की कमी होने पर उसने एक नया गोल्ड कॉइन चलाया जिसे सॉलिडस कहते हैं, और डेनारियस पुराना सिल्वर कॉइन था, और ड्रेसल, एम्फोरा ये तो कंटेनर्स होते थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉलिडस। अब एक क्वेश्चन है नुमिदियन हट से। द oven shaped huts used by the semi-nomadic communities of Numidia were called, कि मतलब क्या उन्हें कहा जाता था? नॉर्थ अफ्रीका की जो नोमैडिक कम्युनिटीज हुआ करती थी, नुमिडियंस जो थे, वो जो झोपड़ी बनाते थे उन्हें मप्पालिया कहा जाता है। ड्रेसल 20 तो ऑयल कंटेनर्स का नाम था, तो इसलिए वो वाला ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मप्पालिया। तो ये 4 क्वेश्चंस हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हु bestowed तेमुजिन with the title of Genghis Khan? हमारे ऑप्शन है चाइनीज रूलर, प्रॉफिट मोहम्मद, कुरलताई और मोंके। तेमुजिन, जिन्हें हम जेंगिस खान के नाम से जानते हैं, उन्हें ये टाइटल एक असेंबली में दिया गया था। 1206 में मंगोल लीडर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसे कुरलताई कहते हैं। इस असेंबली ने उन्हें ओशियनिक रूलर या यूनिवर्सल रूलर जेंगिस खान डिक्लेयर किया था। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, कुरलताई। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज बज? क्या वो एक ऑर्डर था, एक टैक्स था, लेटर था या फिर अवार्ड था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, मंगोल्स का कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही एडवांस था। बज एक तरह का टैक्स था जो ट्रेडर्स पे करते थे एनिमल्स या गुड के फॉर्म में, ताकि उन्हें याम पोस्टल सिस्टम का प्रोटेक्शन मिल सके। पेपर पर गलत टिक लगा है, इसका सही आंसर होगा टैक्स। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जेंगिस खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? मंचूस, ततार, मोंके और कियात। जेंगिस खान के फादर यसुगुई कियात क्लान के चीफ थे। मंचूस और ततार तो उनके दुश्मन या अलग ही ट्राइब्स थे, और मोंके तो उनके पोते, ग्रैंडसन का नाम था। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कियात। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, टेरा लनियस was a word used by which government in the UNO? अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और चाइनीज। लीगल टर्म्स में टेरा लनियस का मतलब होता है नोबडीज लैंड। इस टर्म के इस्तेमाल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया था ये क्लेम करने के लिए कि वहां की जमीन किसी की मलकियत नहीं है।
जब ब्रिटिशर्स वहां पहुंचे, ये वहां के इंडिजिनस लोगों एबॉर्जिन्स के राइट्स को डिनाई करने के लिए यूज हुआ था। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन इज द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। मॉन्क्स हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रीचिंग एंड लिविंग ऑन चैरिटी वर नोन एज, किस नाम से वो जाने जाते थे जो घूम घूम कर उपदेश देते थे और चैरिटी यानी कि दान पर गुजारा करते थे? उन्हें फ्रेयर्स कहा जाता था। सर्व किसान का नाम होता था और तिथि एक तरह का टैक्स था। सही जवाब है फ्रायर्स। क्वेश्चन नंबर 11। हु वर द फ्रैंक्स? क्या वो जर्मनिक ट्राइब थे, स्कॉटिश ट्राइब थे, सुंग ट्राइब थे, फिर फ्रेंच ट्राइब थे? फ्रांक्स असल में एक जर्मनिक ट्राइब थी जिन्होंने बाद में फ्रांस को अपना नाम दिया। उन्होंने रोमन गॉल पर कब्जा किया और बाद में फ्रांस बनाया। तो कंफ्यूजन में फ्रेंच ट्राइब मत लिख देना, उनका आंसर होगा जर्मनिक ट्राइब। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। गिल्ड क्या हुआ करता था? गिल्ड एसोसिएटेड था मॉन्क से, फार्मर्स से, क्राफ्ट इंडस्ट्री से या फिर लॉर्ड से? मेडिवल यूरोप में गिल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री के आर्टिसंस और ट्रेडर्स बनाते थे ताकि वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। अब इनमें से कई क्वेश्चन ट्रिकी है, जैसे बज या फ्रैंक्स वाला, तो इनके लॉजिक को हमें याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सोसाइटी ऑफ जीसस वॉज फाउंडेड बाय मार्टिन लूथर, थॉमस मोर, कैल्विन और इग्नेशियस लोयोला। जब कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ था, तब कैथोलिक चर्च ने खुद को सुधारने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन चलाया था। इसका एक बड़ा हिस्सा था सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में बनाया था। इन्हें जिस्विट्स भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन डी, इग्नेशियस लोयोला। क्वेश्चन नंबर 14। द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसांस वॉज रिटन इन इटली बाय whom? इसमें थोड़ा हिंट है, कहाँ जा रहा है कि इसको इटली में लिखा गया था। रेनेसां यानी पुनर्जागरण पर सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली बुक जेकब बुखार्ड ने लिखी थी 1860 में। उन्होंने बताया कि कैसे इटली में एक नया मानवतावादी मतलब ह्यूमनिस्ट कल्चर पैदा हुआ था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेकब बुखार्ड। अब क्वेश्चन नंबर 15। द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास मीन्स कल्चर। इट इज डिराइव्ड बाय विच रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट? ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटास सबसे आया है और ये शब्द सबसे पहले रोमन स्टेट्समैन और लॉयर सिसेरो ने यूज़ करा था। उनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को बेहतर बनाए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सिसेरो। अब क्वेश्चन नंबर 16। द इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर रेफर्ड टू एज, उन्हें एबॉर्जिन्स कहा जाता है। माओरीज जो है वो न्यूजीलैंड के लोग हैं और मेतीस कनाडा के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्शन ए, एबॉर्जिन्स सही है। क्वेश्चन नंबर 17। हु रोट द बुक व्हाई वेंट वी टोल्ड? तस्मान, स्टेनर, हेनरी रेनॉल्ड्स या फिर नन ऑफ देम? इसका आंसर होगा सी, हेनरी रेनॉल्ड्स। वो एक ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन थे और उन्होंने एक मेमोर लिखा था जो कि काफ़ी फेमस भी था, कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है और किस तरह से एबोरिजिनल हिस्ट्री को ढक दिया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। द नेटिव अमेरिकन ट्राइब हु आर फोर्सिबली एविक्टेड बाय प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन। अब ये अमेरिका की एक बड़ी दुखद हिस्सा है जो जिसे हम ट्रेल ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन ने चेरोकी ट्राइब को उनकी ज़मीन से निकाल दिया था। तो ऑप्शन बी, चेरोकी इज द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 19। द स्लोगन फुकोकू क्योहे अंडर द मेजी रूल इन जापान मेंट, क्या ये मन करते हैं? जापान का एक वैसा टाइम था, जापान ने खुद को मॉडर्नाइज करने के लिए एक नारा दिया था, फुकोकू क्योहे। इसका मतलब है रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। उनका गोल यही था कि मजबूत इकोनॉमी और एक ताकतवर सेना बनाना है ताकि वो वेस्टर्न पावर्स का मुकाबला कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजी रेस्टोरेशन? अब 1867 टू 68 में जापान में एक बहुत बड़ा चेंज आया। शोगुन्स का रूल खत्म हुआ और सारी पावर वापस एम्परर के हाथ में दे दी गई ताकि जापान को एक मॉडर्न नेशन बनाया जा सके। इसलिए सही ऑप्शन होगा रेस्टोरेशन ऑफ पावर बैक टू द एम्परर, ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 21। इन 1868 ए मूवमेंट फोर्सिबली रिमूव्ड whom फ्रॉम पावर इन जापान। ये पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। मेजर रेस्टोरेशन के वक्त द शोगुन जो मिलिट्री डिक्टेटर हुआ करते थे उन्हें हटा गया था।
उनकी 250 साल पुराने रूल को ख़त्म करके मॉडर्न जापान की नींव रखी गई थी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द शोगुन। अब हम आ रहे हैं हमारे शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे वो सिर्फ प्रेयर के हॉल ही नहीं थे, बल्कि उनकी काफ़ी ऐसे फीचर्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले मंदिर एक छोटा सा श्राइन था जो अनबेक्ड ब्रिक से बना हुआ था। इन्हें जिगुरत कहा जाता था, जो एक आर्टिफिशियल पहाड़ माउंटेन की तरह दिखते थे। इन मंदिरों में लोग ग्रेन, कर्ड, फिश ऑफर करते थे। ये टेम्पल्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरह भी काम करते थे, जहाँ तेल निकालना या फिर अनाज ग्रेन को साफ करना ये वाले काम भी होते थे। Question number 23. What are the significances of urbanism? Explain in the context of Mesopotamian civilization. अर्बनाइजेशन को मैं अक्सर इस तरह से याद रखता हूँ कि यह है शहरीकरण। अर्बनाइजेशन का मतलब ये है नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी रहते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा डिविजन ऑफ लेबर। शहर में हर कोई किसान नहीं होता था, कोई पत्थर तराशता था, कोई व्यापारी था, कोई कारीगरी का काम करता था। तो ये जो डिविजन ऑफ लेबर था ये था सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अर्बनिज्म का। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, शहरों में रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना ज़रूरी हो चुका था। और फिर ट्रेड एंड स्टोरेज, रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवाने थे और उन्हें स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये शहरों की खासियत थी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज मैनर? एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मैनरियल एस्टेट्स। मेडिवल यूरोप में लॉर्ड के घर में और उसके आसपास की ज़मीन को मैनर कहा करते थे। और इसकी फीचर्स ये होंगे कि लॉर्ड का अपना मैनरियल हाउस होता था जहाँ वो रहता था। इस एस्टेट में फॉरेस्ट, पैस्चर्स और चर्च होते थे। और यहाँ खेती करने के लिए पिजेंट्स, किसान होते थे जो लॉर्ड की ज़मीन पर काम करते थे और उन्हें इसके बदले प्रोडक्शन मिलती थी। अब सवाल है हमारे सामने, व्हाई वाज ट्रेड सो सिग्निफिकेंट फॉर द मंगोल्स? मंगोल्स के लिए ट्रेड सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि सर्वाइवल का ही जरिया था, क्योंकि वो नोमैड्स थे, वो खेती नहीं करते थे। इसलिए वो अपने पड़ोसी देशों जैसे कि चाइना पर डिपेंडेंट थे अनाज के लिए और आयरन टूल्स के लिए भी। तो हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रेड वाज वाइटल फॉर द मंगोल्स फॉर थ्री मेन रीजंस। उनके लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वो नोमैडिक थे, इसलिए उनके इकोनॉमिक गेंस के लिए वो कंट्रोल करना चाहते थे, वो प्रोटेक्ट भी करते थे सिल्क रूट को और बच टैक्स लेते थे ट्रेडर्स से। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड उनको अलाउ करता था कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अपने लग्जरी गुड्स को अपने चीफ्स के लिए और एम्पायर को यूनाइटेड रख पाए। इसके अलावा जंगिस खान ने पैक्स मंगोलिका को भी इस्टेब्लिश करा था, जिसने सिल्क रूट को सेफ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि पूछता है कि हाउ डिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अफेक्ट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। अब 11th सेंचुरी में यूरोप में एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। पहले किसान पुराने वुडन प्लाउज यूज़ करा करते थे जो ज़मीन को सिर्फ ऊपर से खुरेदता था। लेकिन 11th सेंचुरी में नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। क्या बदला? हैवी आयरन टिप प्लाउज यूज़ होने लगे। ये गहरे मिट्टी तक खोद सकते थे। इसके अलावा शोल्डर हार्नेसेस, इंस्टेड ऑफ द नेक हॉर्सेस वर नाउ हार्नेस्ड एट द शोल्डर, तो वो ज़्यादा भारी चीज़ें खींच सकते थे। इसके अलावा 3 फील्ड सिस्टम, फार्मर शिफ्ट करते थे 2 से 3 फील्ड वाले सिस्टम तक। उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती थी, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ता था। क्वेश्चन 27, हाउ डिड द फोर्थ ऑर्डर कम इनटू एग्जिस्टेंस इन मेडिवल यूरोप? शुरुआत में सिर्फ 3 ऑर्डर्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री। लेकिन जब ट्रेड और अर्बनाइजेशन बढ़ा तब एक नया क्लास पैदा हुआ जिसे फोर्थ ऑर्डर कहते हैं। इसमें मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस आते थे जो शहरों टाउन्स में रहते थे और ये लोग लॉर्ड की कंट्रोल से बाहर रहना चाहते थे, इसलिए एक नया सोशल ग्रुप बन गया था। अब आता है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है, व्हाई डिड यूरोप्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो डाउन बाय द अर्ली 14th सेंचुरी? अब 14th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। इसके मेन रीजंस क्या थे वही बस हमें लिखना है। क्लाइमेट चेंज, यूरोप में भयानक ठंड, लिटिल आइस एज भी इसको कहा जाता है, ऐसे शुरू हो गई थी जिससे क्रॉप्स खराब होने लगे। इसको फिर ग्रेट फेमिन का भी कारण बोला जाता है। सॉइल एग्जॉशन, इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से ज़मीन की उपज जो फर्टिलिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा प्लेग सबसे बड़ा रीज़न था जिसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। सबसे बड़ा हिट था वो ब्यूबोनिक प्लेग।
जिसने यूरोप की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, जिससे लेबर की भी भारी कमी हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 29। What new idea was given by Jacob Burckhardt? How was it challenged by Peter Burke? ये रेनेसांस डिबेट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुरखात का आइडिया ये था कि 14 टू 15 सेंचुरी में 14 टू 17 सेंचुरी के बीच में इटली में एक न्यू एरा शुरू हुआ था, जहां इंसान ने रिलीजन से हटके खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मॉडर्निटी की तरफ वो इसी वजह से बढ़ चुका था। यहाँ पर हमें ह्यूमनिज्म के आइडिया के बारे में बस समझाना है। अब पीटर बुर्के का चैलेंज ये था, बुर्के और अन्य मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना था कि बुरखात ने रिनेसांस को थोड़ा एग्जैगरेट करा है। वो कहते हैं कि 12th सेंचुरी में भी ऐसे चेंजेस दिख रहे थे और इसे डार्क एजेस के बाद का अचानक बदलाव नहीं कह सकते हैं। बस इसी डिबेट के बारे में आप थोड़ी चर्चा करेंगे, बुक के 1-2 पॉइंट्स और लिख देंगे तो ये आंसर इसी से काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 30। डिस्कस द स्टेप्स adopted by the Meiji government to modernize the Japanese system. अब जापान ने 19th सेंचुरी में जो मॉडर्नाइजेशन किया वो एक मिसाल था। मिलिट्री रिफॉर्म्स किए उन्होंने यूनिवर्सल मिलिट्री सर्विस, जो कि कंपलसरी आर्मी था, ये सर्विस लागू किया। एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूलिंग को सबके लिए कंपलसरी कर दिया, और ताकि एक पढ़ी लिखी वर्कफोर्स तैयार हो सके। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स और रेलवेज का जाल बिछाया गया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें एम्परर हेड था, पर डायरेक्ट पार्लियामेंट को भी पावर्स दी गई। अब सेक्शन डी और इसके अलावा जो मैप वाले सेक्शंस हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़े इजी है। देखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं। बाय कहने के बाद भी फिर से क्वेश्चंस डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि 2 क्वेश्चन छूट गए। डिस्कस द कॉजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेजी रिवोल्यूशन। कॉजेस को हम मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल में बांट सकते हैं। इंटरनल कॉज ये था कि शोगुनेट काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। आप ऐसे लिखेंगे कि द शोगुनेट वाज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पीजेंट रिवॉल्ट हो रहे थे। जो मिलिट्री डिक्टेटर हुआ करते थे, जो शोगुन थे, उन्होंने कंट्रोल खो दिया था इकोनॉमी के ऊपर से, जिसके वजह से काफ़ी जो सैमुराइज थे वो डिसग्रंटल थे, मतलब गुस्से में थे उनके ऊपर। और इसके अलावा फ्यूडलिज्म एबॉलिश हो चुका था। द ओल्ड क्लास सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाई ए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी मेंशन कर सकते हैं कि जापान ने काफ़ी सारे फैक्ट्रीज, रेलवेज और नेशनल पोस्टल सिस्टम भी बनाया था, वो भी कुछ ही सालों के अंदर। फिर पॉइंट आता है एक्सटर्नल थ्रेट के बारे में कि जब अमेरिकन कॉमोडोर पेरी आए थे 1853 में, उन्होंने जापान को रियलाइज़ करवाया था कि किस तरह से वो वेस्ट से पीछे है। इसमें आप ब्लैक शिप्स का मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से फिक्शन में उनको दिखाया गया था। फिर पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस के बारे में कि इम्पोर्टेंस इसका यही था कि इसके वजह से जापान में बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मॉडर्नाइजेशन आ गया था। यहाँ तक कि वो एक वर्ल्ड पावर भी बन चुका था। खासकर हमें देखते हैं क्योंकि उसने रशिया को हराया था। फिर है हमारा ये वाला क्वेश्चन कि डिस्कस द पॉलिटिकल चेंजेस विच ऑकर्ड ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरीज इन यूरोप। तो 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह बदल गया था। पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स पावर में होते थे, उनकी जगह पावरफुल मोनार्क्स यानी बड़े राजाओं ने ले ली थी। इन्हें हम न्यू मोनार्क्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस ये हुआ कि सेंट्रलाइज स्टेट्स बढ़ गए। किंग्स इन फ्रांस, इंग्लैंड एंड स्पेन क्रश द फ्यूडल रेजिस्टेंस। इसके अलावा प्रोफेशनल आर्मीज बनना शुरू हो गई। मोनार्क्स ने नाइट के ऊपर रिलाई करना छोड़ दिया एंड दे स्टार्टेड हायरिंग प्रोफेशनल सोल्जर्स, जिनके पास गन्स और कैनन्स भी हुआ करती थी। फिर आई ब्यूरोक्रेसी की बात। एक न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड ताकि गवर्नमेंट ठीक से चल पाए।